सो हेलो एवरीवन, मैं सैफान अली आ गया हूँ उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने। बच्चों, मैं उसी प्रश्नों को कंटिन्यू करूँगा। और हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? तो नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सब ठीक से होंगे और अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा था। तो अगला प्रश्न है, जिबरेलिन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, या ऑप्शन बी, पत्तियों का मुरझाना, या ऑप्शन सी, तने की वृद्धि करना। जिबरेलिन का क्या कार्य होता है? तो जिबरेलिन का मुख्य कार्य होता है तने की वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तने की वृद्धि करना इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या फिर पश्च मस्तिष्क, या इनमें से सभी? तो जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, आगे वाला भाग मस्तिष्क का, वो क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसी प्रकार अनैच्छिक क्रियाओं की बात करें तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क करता है अनैच्छिक क्रियाओं का, और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किस विधि द्वारा होता है? विद्युत आवेग द्वारा, या रासायनिक आवेग द्वारा, या हार्मोन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का जो संवहन बच्चों होता है, संवहन वो विद्युत आवेग द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत आवेग के द्वारा ही सूचनाओं का संवहन होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं। तो तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाएं जो ग्रहण की जाती हैं वह की जाती हैं द्रुमिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द्रुमिकाओं द्वारा, तंत्रिका कोशिका में जो द्रुमिकाएं होती हैं ना, उनके द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं। आप इमेज में देख भी सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग किधर है। तंत्रिका तंत्र में जो कोशिका होती है ना, उसके भाग को यहाँ आप देख सकते हैं। खोल होता है, कौन सा कोशिका भित्ति होती है, या प्लाज्मा झिल्ली, इसमें सब दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग निम्न प्रकार से गति करता है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बच्चों, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लें। VVI प्रश्न है, ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें। यह ज़रूर से आने वाला है। और इसमें देख सकते हैं द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, अंतिम सिरा और कोशिका काय। ये जो न्यूरॉन होते हैं ना विद्युत आवेग के, वो किस प्रकार गति करते हैं वो बताना है। उनके गति करने का क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्रुमिका, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होता है? द्रुमिका, फिर कोशिका काय, फिर उसके बाद तंत्रिकाक्ष, फिर अंतिम सिरे पे वो गमन करते हुए चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग होते हैं? वह होते हैं मस्तिष्क और मेरु रज्जु। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जड़ की अधोगामी वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि है? जड़ की अधोगामी वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि है? तो ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी
जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वानुवर्तन की वजह से अधोगामी वृद्धि होती है जड़ की। और देख सकते हैं चित्र में दर्शाया गया है। मान लो बच्चों ये कोई पौधा है, चलो ये एक पौधा है। अब इसकी यहाँ पे जड़, ये जो जड़ें हैं ना, ये ऐसे ही क्यों जा रही हैं, ज़मीन की ओर क्यों जा रही हैं? क्योंकि ज़मीनी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये ज़मीनी गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो जड़ें हैं ना ऊपर की ओर भी तो जा सकती हैं, ऊपर की ओर मूव नहीं करती हैं, क्योंकि ज़मीनी गुरुत्वा जो आकर्षण होता है उसके कारण वह नीचे की ओर ही जाती हैं। तो जड़ों की जो वृद्धि की दिशा है वह नीचे की ओर है। तो यह क्या कहलाती है, जड़ की अधोगामी वृद्धि कहलाती है। यानी कि वो जो अधोगामी वृद्धि कहलाती है उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क डॉट डॉट क्या होगा। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, अब ये रिक्त स्थान को भरना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क को मिला के क्या बनता है, तो वो बनता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, यानी कि पीछे को भाग का हिस्सा जो है वो बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं हैं। ऑप्शन ए वमन, ऑप्शन बी चबाना या फिर लार का आना, या हृदय का धड़कना। कौन सी ऐसी क्रिया इसमें है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अगर बात करें जैसे कि एक होती है ऐच्छिक क्रिया, एक होती है ऐच्छिक क्रिया, और बच्चों एक होती है अनैच्छिक क्रिया। तो इन दोनों क्रियाओं में क्या कंडीशन बनती है इन दोनों में, तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि उसमें किसी भी प्रकार की इच्छा की कोई आवश्यकता नहीं है। अनैच्छिक मतलब वह स्वतः हो रही हैं, तो वह कैसी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। और ऐच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा से हो रही हैं, वह कैसी क्रियाएं हैं, अपनी इच्छा से होने वाली क्रियाएं। वह कैसी क्रियाएं हैं, वह ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो वो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो जो चबाना है यह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यह कैसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। बाकी वमन, लार का आना, यह कैसी क्रिया है, ये सब अनैच्छिक हैं। लार का आना अनैच्छिक है, भाई इच्छा से तो आती नहीं है, ये बिना इच्छा के भी आती ही है। हृदय का धड़कना, यह भी एक कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। और वमन, यह भी एक अनैच्छिक क्रिया है। मगर जो ऑप्शन नंबर बी है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह एक ऐच्छिक क्रिया है। हम अपनी इच्छा से ही तो किसी चीज़ को चबाते हैं ना, तो यह क्रिया कैसी है, ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया। और बच्चों एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि इस तरह के प्रश्न जो ये लिख के आता है ना कि ऐसा नहीं है, नहीं वाला प्रश्न जो MCQs होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। हमेशा आपको लगेगा
कि यह प्रश्न का आंसर ये जो हम कर रहे हैं वो सही है, दरअसल वही आंसर जो है ना गलत होता है। इसलिए देख कर करें, जहाँ नहीं लगा हो उसे ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद डिसाइड करें कि मेरा आंसर क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? जैसे कि कान, आँख, नाक और दिमाग, इसमें से वो कौन सा अंग है जो संवेदग्राही नहीं है? तो बच्चों, यह संवेदग्राही का क्या मतलब होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो संवेदग्राही मतलब कि महसूस। एक सेकंड बच्चों। निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? देखो, संवेदग्राही का आशय होता है, संवेदग्राही इसका मतलब है महसूस होना। महसूस होना। तो पूछा क्या गया है, कौन सा अंग ऐसा है जो संवेदग्राही नहीं है? तो क्या कान से कोई चीज़ महसूस होती है? जी हाँ, बिल्कुल सुनाई पड़ता है। आँख इससे भी, और ये नाक से, जैसे कि नाक से हम सुगंध को ले सकते हैं तो वो भी महसूस होती है। पर ये दिमाग, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दिमाग से कोई चीज़ हम महसूस नहीं करते, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? लार का आना, रक्तदान, हृदय गति या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। यह क्रियाएं कैसी होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लार का आना यानी प्रतिवर्ती का मतलब होता है बच्चों ऐच्छिक क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब इसका हुआ क्या? वही ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो लार का आना, रक्तदान और हृदय गति, इनमें से सभी यह कैसी क्रियाएं हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। सॉरी बच्चों, प्रतिवर्ती का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं। तो यहाँ पे करना पड़ेगा अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही हैं, जैसे कि लार का आना, हृदय गति और ये रक्तदान, ये सब हमारी इच्छा से नहीं हो रही हैं। यह जो क्रियाएं हैं अनैच्छिक हैं। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनमें से सभी हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, वो जो अंदर का भाग होता है बीच वाला, तो वो काफ़ी कोमल होता है और यह किसमें सुरक्षित रहता है? यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। मस्तिष्क गुहा में, या फिर सेरिब्रम में, या फिर सेरिबेलम में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोमल मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वह भाग जो कोमल होता है वह मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब एक चीज़ और यहाँ देखने वाली है, ये आंसर तो आपका करेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर ये वाला है। कौन सा? मस्तिष्क गुहा का। अभी इसका आगे और भी प्रश्न है, वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ आपके लिए। बच्चों, आपके अपने
यूट्यूब चैनल कौन वाला, ये पीसीबी क्लासेस, पीसीबी क्लासेस 2.0। और इसको क्या करना है, तो इसको बच्चों करना है सब्सक्राइब, CRIB, सब्सक्राइब। तो ज़रूर से आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक है, जैसे कि सेरिबेलम, सेरिब्रम या फिर क्रेनियन या मस्तिष्क का जो स्टेम भाग होता है, वह कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सेरिबेलम जो होता है ना, वह मस्तिष्क का वह हिस्सा जो पूरे शरीर के संतुलन को एकदम क्लियर रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे जटिल मस्तिष्क किसमें पाया जाता है? तो आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये चित्र में आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि जो जटिल मस्तिष्क होता है, यानी कि कठोर, जटिल अर्थात कठोर। तो ये जो कठोर मस्तिष्क होता है ना, ये सारा का सारा पशुओं में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पशुओं का मस्तिष्क कैसा होता है? जटिल भाग वाला होता है। जैसे कि उनकी कपाल होती है ना, तो वो भी काफ़ी हार्ड होती है। तो इस तरह से पौधों में प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? पौधों में प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन या फिर वृद्धि, या ऑप्शन सी है प्रकाशानुवर्तन या प्रतिवर्तन। और ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न इसी तरह से मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे इमेजेस नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा कि जो प्रकाश की ओर जो पौधे होते हैं ना, प्रकाश की ओर गति अगर उनकी होती है तो ऐसे पौधे जो क्या कहलाते हैं? प्रकाशानुवर्तन करना उनकी एक प्रकार की क्रिया है। जैसे कि सूरजमुखी होता है ना, सनफ्लावर, दैट्स क्लियर। और ये जो होता है ना, देखा होगा आपने, मान लेते हैं कि चलो ये है, यहाँ पे क्या है? सूर्य है, ये सूर्य है। अब ये जो सूर्य है ना, तो इसका ये वाला जो भाग है, ये कोई फ्लावर है, सूरजमुखी मान लेते हैं, ये सूरजमुखी का फूल है। तो इसका जो झुकाव है वो इस तरह से होगा। चलो मैं यहाँ से बना के दिखाता हूँ। इसका जो झुकाव है वह इस सूर्य की किरणों की तरफ ही होगा, यानी कि दिशा इसकी कहाँ होगी? परिवर्तित होकर के इस तरफ होगी। अगर मान लीजिए सुबह का वक्त होता है, तो इसमें क्या होता है? कंडीशंस मतलब जो है ना डिफरेंट होती हैं। ये जाती है, ये जो इसकी पंखुड़ी है सूर्य के उसी दिशा में, मान लीजिए यहाँ से ये पूरब से निकल रहा है, ये पूरब से निकल रहा है ना, तो ये जो इसका भाग है ना इस तरफ मुड़ा होगा। और पश्चिम की ओर जाने पर क्या होगा? ये फिर उधर डाइवर्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पौधों में पाई जाने वाली गति डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क क्या होगा? क्या प्रकाशानुवर्तन होता है, या गुरुत्वानुवर्तन होता है, या जलानुवर्तन होता है, या सभी होते हैं? तो पौधों में पाई जाने वाली गतियाँ कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक तो प्रकाश के जरिए से होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण। अच्छा, इसमें एक बात और है, जो जड़ों की वृद्धि की दिशा, अगर पौधा ज़मीन पर है तो वह दिशा क्या होगी? तो अगर ज़मीन पर है तो दिशा होगी ज़मीन के अंदर, क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, और उसी के कारण ये ऐसा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। यहाँ देखो, अभी यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो जल का भराव है, ये जो जल का भराव है ना, इसमें जो जड़ जा रही है, देखो इस तरह से डाइवर्ट हो रही है ना, तो ये जो डाइवर्ट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह जो जड़ है बच्चों वो जलानुवर्तन कर रही है,
और गुरुत्वानुवर्तन के बारे में आपको बता ही दिया, और प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है वो आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अब नहीं है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये जो कंटेंट है बहुत ही अच्छे से इसको तैयार किया गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।